कि ज्योतिष में एक ही ग्रह की स्थिति मतलब एक ही प्लैनेटरी पोजीशन 9 बिल्कुल अलग-अलग जिंदगियों की कहानी कैसे लिख सकती है। आज हम मानसागरी ग्रंथ के पन्नों से इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए आपकी राशि वो तो बस एक स्टेज की तरह है, एक बेसलाइन। लेकिन उस स्टेज पर परफॉर्मेंस कैसी होगी, कहानी किस दिशा में जाएगी, ये बताता है नवांश। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि में बैठे चंद्रमा के लिए ये समीकरण कैसे काम करता है। तो हमारे सफर के पहले पड़ाव में हैं 3 रास्ते, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान के। देखते हैं कि मेष की जो आग वाली एनर्जी है वो इन 3 नवांशों में आकर कैसे अलग अलग रूप लेती है। तो सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ मानसागरी कहता है कि जब चंद्रमा मेष राशि में हो और नवांश में भी मेष में ही हो, मतलब सोचिए आंख की शक्ति दोगुनी हो गई। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। और इसका नतीजा ये है कि ऐसा इंसान एक पैदाइशी लीडर होता है जिसमें राज करने की, शासन करने की एक गजब की क्षमता होती है। ये योग एक ऐसे भाग्य की तरफ इशारा करता है जो दूसरों को रास्ता दिखाने और एक साम्राज्य बनाने के लिए बना है। लेकिन क्या होता है जब मेष की यही तेज तर्रार एनर्जी वृषभ के स्थिर और शांत नवांश से टकराती है? यहां कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। ये कॉम्बिनेशन इंसान के लिए भौतिक सुख और समृद्धि के दरवाजे खोल देता है। मतलब मेष का साहस और वृषभ की स्थिरता, जब ये दोनों मिल जाएं तो जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। और अब चलिए ज्ञान और बुद्धि की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि अब मेष की एनर्जी का मिलन हो रहा है मिथुन नवांश की बौद्धिक जिज्ञासा से। ये योग एक सच्चे विद्वान को जन्म देता है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ज्ञान की, कुछ नया सीखने की प्यास कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए उनकी बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अच्छा जी, अब हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां रोशनी और अंधेरा दोनों मिलते हैं। अगले 3 रास्ते हमें भक्ति, धोखे और सीधे सपाट संवाद की एक काफी दिलचस्प दुनिया दिखाएंगे। जरा सोचिए, जब मेष राशि की आग कर्क नवांश के पानी से मिलती है तो क्या होता है? जैसे एक उबलता हुआ समंदर अचानक शांत हो जाता है और सारा फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ चला जाता है। यहां से एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का रास्ता खुलता है। ऐसा इंसान अपने गुरु और देवताओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उसका जीवन श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है। लेकिन रुकिए 1 मिनट, क्योंकि जैसे ही सिंह नवांश आता है ये कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है और हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर ज्योतिष की यही तो खासियत है। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा करता है जिसमें चोरी की प्रवृत्ति हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं मिलकर एक गलत दिशा में भी जा सकती हैं। अच्छा, अब जब बात कन्या नवांश की आती है तो सारा खेल इस बात पर आ जाता है कि इंसान बातचीत कैसे करता है। यहां मेष की सीधी बात करने की आदत कन्या की विश्लेषणात्मक प्रकृति से मिलती है। हम सब ऐसे किसी न किसी इंसान से मिले हैं ना, जो इतना सीधा और मुंहफट होता है कि अक्सर लोग उसकी बातों का बुरा मान जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसे ही इंसान को दिखाता है जिसमें डिप्लोमेसी की कमी होती है, जो दिल की बात बिना किसी लाग लपेट के कह देता है। और लीजिए, अब हम आप पहुंचे हैं अपने आखिरी 3 रास्तों पर। ये हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों से लेकर दुनियावी चुनौतियों और जन्म से मिले गुणों तक का एक जबरदस्त सफर कराएंगे। जब मेष की उग्र एनर्जी को तुला नवांश का संतुलन मिलता है तो ये एक ऐसे डांसर की तरह है जो ग्रेस और अनुशासन दोनों के साथ मूव करता है। एक कमाल का बैलेंस बनता है और नतीजा ये होता है कि ऐसा इंसान योग के विज्ञान यानी योग शास्त्र में महारत हासिल कर लेता है। ये मन, शरीर और आत्मा के बीच एक गहरे कनेक्शन का प्रतीक है। अब हम एक ऐसे रास्ते पर आते हैं जो सच कहूं तो आसान नहीं है। वृश्चिक नवांश ये मेष राशि के चंद्रमा के लिए कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां पेश करता है। ये एक मुश्किल रास्ता है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ साफ कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में पैदा हुआ इंसान अपने जीवन में गरीबी और भौतिक मतलब फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना कर सकता है। और आखिर में चलिए इसे एक अच्छी और उम्मीद भरी बात पर खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम धनु नवांश से खुलने वाली एक शानदार तकदीर के बारे में जानेंगे। ऐसा इंसान एक नेचुरल चार्म और ग्रेस लेकर पैदा होता है।
उनका व्यवहार, उनका आचरण बहुत शुभ माना जाता है और वो बड़ी आसानी से दूसरों का दिल और इज्जत जीत लेते हैं। तो देखा आपने, ये कितना कमाल का है। एक ही ज्योतिष की स्थिति और उससे निकलने वाले रास्ते कितने अलग अलग हैं। राजा से लेकर गरीब तक और एक विद्वान से लेकर एक योगी तक। सच में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस्मत आखिर है क्या। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या भाग्य कोई पहले से लिखी हुई एक सीधी सपाट मंजिल है, या फिर ये एक ऐसा नक्शा है जिसमें बहुत से रास्ते हैं, और ये शायद हम पर निर्भर करता है कि हमारे कर्म और हमारी चेतना हमें किस रास्ते पर ले जाती है।